कर पा रहा है कुछ। क्या है? क्या है? ठीक है, और कोई न्यूज है? नहीं तो फिर जो सर सबसे, पंजाब को लेके आरक्षण का था हाँ, जो आरक्षण का वो न्यूज चल रहा है कि उसमें जो है कि कौन कौन सा, एक सिख कम्युनिटी है और एक कौन सा है, नाम भूल रहे हैं। नहीं तो पढ़ते हैं पहले, इसके बाद फिर उसको देखेंगे। बहुत हो हंगामा हुआ है, हर जगह ये काम आने वाला है। अगले पूरे चुनाव तक ये जो है कि न्यूज में आपका लाइमलाइट में बना हुआ रहेगा। इसलिए इस टॉपिक को उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे जितना डिटेल में हम लोग बजट को पढ़े थे। बजट पढ़ने में कितना दिन लगाए थे? 3 से 4 दिन लगाए थे। पूरा एक एक करके उसका जो है कि पढ़ लिए थे। सारे प्रावधान को बजट का पढ़े थे हम लोग डिटेल में। कुछ याद है बजट का? लेकिन पढ़ा तो दिए थे। ठीक है, तो इसको भी पढ़ा देंगे उसी तरीके से। तो हम लोग जो है कि इसके प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले मुद्दा है कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो किस एक्ट में बदलाव किया गया है? आखिर सिटीजनशिप क्या होता है? रेसिडेंस क्या होता है? उसके बाद जो है कि डोमिसाइल क्या होता है? इसके बीच में अंतर क्या है? एकदम बेसिक से चलेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरे के पूरे मुद्दे को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप इस सवाल का जवाब देंगे। 2-3 टर्म है, इस चीज को जाने। एक होता है कि सिटीजन, ठीक है, एक होता है रेसिडेंट, और एक होता है डोमिसाइल। इसमें क्या अंतर है भले ये बताएं आप लोग। कोई जानते हैं तो बताएंगे। किनको माना जाएगा भारत का नागरिक? ये फैसला कब हुआ होगा? सबसे पहले कोई देश बनेगा, सबसे पहले तो सबसे बड़ा फैसला तो यही होना स्टार्ट होगा ना, कि नागरिक कौन होंगे। नागरिकता का फैसला कब हुआ? आपको पता है कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। पता है ना? जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के भाग लागू हो गए थे। आइडिया है? यस सर। और उसके बाद जी। 26 जनवरी 1950 को जो है कि संविधान के सारे प्रावधानों को लागू किया गया था। लेकिन कुछ प्रावधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था। ये पीटी में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और कौन से जो है कि इसके बाद में हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता वाला जो है कि प्रावधान लागू कर दिया गया था देश में। कौन कौन नागरिक होंगे इसके लिए जो है कि आपको पता है कि नागरिकता पढ़ना है तो संविधान में टोटल भाग कितने हैं? संविधान में भाग कितने हैं? 22 टोटल वैसे है तो 25, 22। लेकिन अगर मतलब कि 25 देखे जाएंगे तो संख्या 25 के है। रूप में तो 22 नहीं दिखेगा। 22 अभी तत्काल तो वो 25 हो चुका है। ठीक है, तो उसमें से भाग 2 जो है कि नागरिकता को डील करता है। नागरिकता के लिए आर्टिकल का संख्या कितना है? 5 से लेकर के 11 तक है, जिसको जो कि नागरिकता के बारे में डील करता है। ठीक है, तो हम भाग 2 के चैप्टर को उल्टाएंगे और कौन कौन भारत का नागरिक हो सकता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ये ना। तो जब आप उल्टाएंगे इस चैप्टर को तो वहां पे आर्टिकल मिलेगा 5 से लेकर के 11 तक। तो इसी 5 से 11 तक के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक कौन होगा। और उसके बाद आप सुने होंगे कि एक नागरिकता का एक्ट है 1955 वाला। तो पहले देख लेते हैं कि आजाद जिस समय हुआ था उस समय क्या रूल था। पहला आर्टिकल 5, इसको एकदम याद कर लेना है, ये एकदम पीटी में पूछा ही जाएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारत में नागरिकता मिलेगा डोमिसाइल के आधार पे। मतलब कि जिसका जन्म ही यहाँ पे हुआ है, जिनके दादा परदादा सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो है कि जो 26 नवंबर 1949 से पहले भी यहाँ रह रहे थे, तो उनको जो है कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सीधी बात, ठीक है। उसके बाद है कि आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे, पता है आपको उस समय जो है कि देश का विभाजन हुआ था, देश का विभाजन हुआ था। तो ये जो है कि इनके साथ लियाकत अली के साथ नेहरू जी का पैक्ट था। उसमें बहुत सारी बातें थी, अभी विवाद क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें ये था कि चूंकि कंट्री तो एक ही था, भारत और पाकिस्तान, अब टूट के अलग हुआ। तो जो लोग जो है कि पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं या भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनकी जैसी श्रद्धा, तो उनको जो है कि नागरिकता दी जाएगी। तो कब तक, मतलब सब दिन तो आते जाते नहीं रहेंगे। अब तो नागरिकता नहीं मिलेगा कोई पाकिस्तान से आ जाए। सीमा को मिला कि नहीं मिला मुझे पता नहीं, बट ऐसे में नागरिकता तो मिलेगी नहीं अब। तो उस समय का रूल था कि 19 जुलाई 1948 तक, ये डेट याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948 तक जो लोग भारत पाकिस्तान से आ गए थे उनको जो है कि भारत का नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगा। पहला रूल आर्टिकल 5 कि डोमिसाइल के आधार पर, यानी कि जिनका जन्म बाय बर्थ, जो इनके दादा परदादा सब यहाँ रहते थे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे 19 जुलाई 1948 तक, उनको नागरिकता मिल जाएगी। आपको पता होगा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय जो है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, पाकिस्तान मतलब 2 पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आए थे, तो आपको आइडिया है ना कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग आके रुके थे, बसे थे। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग रुके थे।
जो कि पाकिस्तान से आए थे। पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो बंगाल में रुके थे, असम में रुके थे, इस तरीके से जो है कि और भी जो वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां भी, उसमें भी रुके थे। असम उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था। ये सारे स्टेट तो बहुत सारे बाद में बने हैं, आपको पता होना चाहिए ये सारा चीज। तो वहां भी रुके थे। तो 19 जुलाई 1948 तक जो लोग रुके थे उनको नागरिकता दे दिया गया। तो आर्टिकल 5 क्लियर है जन्म के आधार पे। आर्टिकल 6 क्लियर है कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे 19 जुलाई 1948 तक उसको नागरिकता मिल गया। चलते हैं आर्टिकल 7 के ऊपर। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 क्या कहता है कि देखिए मुद्दा क्या हुआ था। कुछ लोग भारत में थे और कुछ लोग जो है कि पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, भारत से पहले क्या किया उन्होंने, पाकिस्तान गया कि अब ये मुस्लिम कंट्री हो गया है तो हम जो है कि जो भी हमारे मुस्लिम बंधु हैं वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। लेकिन जब वो भारत से पाकिस्तान गए तो उनको वहां पे बहुत इज्जत के साथ नहीं देखा गया। उनको एक शब्द है कि मुहाजिर कह के जो है कि उनको संबोधित किया गया, जो अपमानजनक शब्द होता था कि ये मुहाजिर जो है कि देखो भारत से अब पाकिस्तान आ गया है। तो फिर उनको लगा कि ठीक नहीं है यार, ये कंट्री उससे अच्छा तो हमारे देश की मिट्टी भारत ही थी, तो हम चलते हैं पुनः भारत में ही वापस। तो अब जो लोग एक बार इधर से उधर चले गए, फिर उधर से इधर आ गए, अब उसको भी तो नागरिकता मिलना ही चाहिए। तो आखिर क्या करेंगे, उनका मन नहीं लगा वहां, ठीक है वापस आ गए, हमारे ही लोग थे, उनको भी नागरिकता देने की बात हुई। तो आर्टिकल 7 उसी के बारे में डिस्कस करता है। तो उनके लिए भी डेडलाइन यही तय किया गया कि जो जिन लोगों ने भी 19 जुलाई 1948 से पहले एक बार जाके फिर वापसी आ गए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको और समझ में आएगा जब आएंगे आर्टिकल 9 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तब इसको और क्लियर होगा ये आर्टिकल आपका। अभी मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से इंडिया आए। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, क्लियर है, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में क्या हुआ कि जब जिसमें आजादी चल रहा था, आजादी का आंदोलन, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग भारत में नहीं थे, भारत से बाहर थे। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ नहीं थे, वो इंडिया हाउस चला रहे थे लंदन में। मैडम भिकाजी कामा वो नहीं थी यहाँ पे, वो स्टुटगार्ट जर्मनी में थी। उसी तरीके से बहुत सारे स्वान सिंह बखना वगैरह बहुत सारे लोग जो है कि विदेशों से भी इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ है, ये अपने इतिहास में पढ़ा है। और बहुत सारे लोग जो है कि कनाडा वगैरह चले थे, वैंकूवर वाला कांड आपको पता होगा। तो अब जब तक देश आजाद नहीं था, या तो वो आजादी की लड़ाई के लड़ने के लिए चले गए थे, या फिर कुछ लोगों को था कि यहाँ तो देश गुलाम है, चलो दूसरे देश में वहीं जिंदगी बिताएंगे, वहीं पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसको 15 अगस्त 1947 को इस बात की सूचना मिली कि भारत तो अब आजाद हो गया है, तो देश की मिट्टी है तो भाई देश की नागरिकता चाहिए। तो वो भी देश वापस आना चाह रहे हैं, या फिर जो है कि एटलीस्ट नागरिकता लेके रखना चाह रहे हैं कि हम इस देश के लिए लड़े थे, अब हमको इस देश की नागरिकता चाहिए। तो उसको नागरिकता कैसे मिलती, क्योंकि वो तो विदेश में तुरंत तो आ नहीं सकते हैं। अब बच्चे परिवार है पूरे वहां पे, तो उनके लिए एक नियम बनाया गया जो कि आर्टिकल 8 में लिखा गया है। आर्टिकल 8 में क्या नियम है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक या फिर भारतीय मूल के वो विदेशी जो किसी देश में रह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, उस देश में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, जैसे कनाडा में है तो कनाडा में जो इंडिया का कॉन्सुलेट है, या फ्रांस में है तो फ्रांस में जो इंडिया का कॉन्सुलेट है, वहां पे जाइए, जाके नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल 8 कि जो भी भारतीय मूल के विदेशी हैं, किसी दूसरे देश में बसे हुए हैं, वहां जाएं, इंडियन कॉन्सुलेट में अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 5 क्लियर, 6 क्लियर, 7 क्लियर, 8 क्लियर। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं याद करने के लिए। आर्टिकल 5 जन्म के आधार पे। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो इंडिया आए 19 जुलाई 1948 तक। आर्टिकल 7 इंडिया से जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः इंडिया आए। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के विदेशी जो कहीं रह रहे हैं वो इंडियन कॉन्सुलेट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 5 से 8 तक क्लियर हो गया, 4 आर्टिकल आपको हमने क्लियर कर दिया। चलते हैं आर्टिकल 9 की तरफ। आर्टिकल 9 क्या कहता है? ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है। क्या होता है ये सिंगल सिटीजनशिप, क्या होता है डुअल सिटीजनशिप, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप में है कि आजकल तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट चला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप मतलब कि आप एक साथ जो है अमेरिका के भी नागरिक हैं और ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, एक ही साथ कि कुछ दिन आपका एक घर ब्रिटेन में भी, एक घर अमेरिका में भी, जब मन किया अमेरिका रह लिए, जब मन किया ब्रिटेन रह लिए। तो मतलब ऐसा वहां नहीं चल रहा है, मतलब कुछ देशों में ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का दूसरा मतलब जो मैंने बताया, अमेरिका वाला एग्जांपल दिया कि अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका के राज्य के भी नागरिक हैं और अमेरिका देश के भी नागरिक हैं। तो इंडिया में दोनों में से कोई भी सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है ये बात? पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ाया? पहला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया कि कोई लोग जो है कि ब्रिटेन के भी नागरिक हैं
जिसको कि यूएस बोलते हैं, और यूएसए के भी नागरिक एक साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी नागरिक हो सकते हैं, इसके भी नागरिक हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ाया कि जो लोग अमेरिका के निवासी हैं, तो अमेरिका के निवासी हैं ही, साथ के साथ अमेरिका के राज्य के भी निवासी हैं। मतलब कि उसके पास एक सिटीजनशिप अमेरिका के राज्य का, अलाबामा एक राज्य है वहां पे, तो अलाबामा का सिटीजनशिप, और साथ के साथ दूसरा सिटीजनशिप क्या है, अमेरिका का। पहला सिटीजनशिप उसके पास अमेरिका का रहेगा, और दूसरा सिटीजनशिप अमेरिका का रहेगा। ये हो गया डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है टाइप 1, कॉन्सेप्ट टाइप 1, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यूएसए और यूएस का दोनों एक साथ सिटीजनशिप। भारत का आता है नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ना ये चलेगा ना ये चलेगा। भारत में क्या चलेगा भाई? तो भारत में चलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, भारत में कोई राज्य की नागरिकता नहीं होती है। पहली बात, कोई राज्य की नागरिकता नहीं, खत्म। दूसरा, अगर आप अमेरिका का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर आपने यूएस का नागरिकता ले लिया है, सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है, तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके का डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल 9 यही कहता है। चलते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। अच्छा, जब संविधान में ये बातें लिखी जा रही थी, तो जैसे कि अभी जो है कि मसला चल रहा है कि कुछ हमारे मुस्लिम बंधु भाइयों का जो है कि नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया है, ऐसा कुछ रूमर फैल गया है, जो कि भारत सरकार ने आज भी क्लियरिफिकेशन दिया है। अगर आपने आज न्यूज देखा हो तो उसमें ये आ रहा है कि भारत सरकार ने बाकायदे क्लियरिफिकेशन दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि कल के न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आर्टिकल छपेगा। मतलब भारत सरकार का एडवर्टाइजमेंट जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से छपता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि किस तरीके से जो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी देश के नागरिकों को नागरिकता देने का एक्ट है, किसी भी नागरिक का नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है। ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहेगा, ऐसा हमको उम्मीद है सरकार ऐसा निकालेगी। तो बात उसमें भी यही चल रहा था कि भाई आपने नागरिकता तो दे दिया। हिंदू मुस्लिम के जितने झगड़े अभी चल रहे हैं ना, इतने झगड़े आजादी के समय भी थे, ये बात आप जान लीजिए। तो किसी की नागरिकता छीनी तो नहीं जाएगी, इस बात का भी किन्हीं किन्हीं को डर था, क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग उस समय भी इतने ही लड़ते थे जितना आज ये मतलब जो भी लोग हैं लड़ रहे हैं, या फिर जो भी एक टेंशन बना हुआ है देश में, सेम मुद्दा चल रहा था उस समय। तो उसमें कहा गया कि नहीं, हम गारंटी देते हैं आपको। क्या गारंटी देते हैं? कि जिनको भी नागरिकता मिल गया है 26 नवंबर 1949 तक, उसको उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। आप ये तय मानिए कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी गई जाएगी। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसमें लिखा हो गया है स्पष्ट, जब पढ़ेंगे आर्टिकल 10 उसमें ये लिखा गया है, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय संविधान का जो है कि नियम जो है, उसके तहत कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिससे कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। मतलब कि भारत में अगर नागरिकता मिली है तो आपकी नागरिकता रहेगी, इस बात का गारंटी देता है आर्टिकल 10। ठीक, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आते हैं आर्टिकल 11 पे। आर्टिकल 11 कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में केवल संघ संसद के पास ही पूरी ताकत है कि वे नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के परित्याग आदि से संबंधित सभी विधियां बना सकते हैं। तो जो तमिलनाडु या केरल इस बात का विरोध कर रहा है, या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने भी ये विरोध किया है, या जिन्होंने भी अपने विधानसभा में ये पास भी कर लिया है कि हम नागरिकता का विरोध करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उनके पास वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक विरोध करने का अधिकार है। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं है। ये स्पष्ट स्पष्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के परित्याग का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। नागरिकता संघ सूची का विषय है, इस पे कानून बनाने का केवल और केवल सोल राइट जो है भारत के संसद के पास ही है। सभी विधियां बना सकते हैं, और जो सुप्रीम विधि होती है, विधियां भी कई तरीके की होती हैं, तो जो मूल विधि होती है वो भी विधि जो है कि संसद ही बनाएगा, दूसरा किसी के पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका आर्टिकल 11 कह रहा था। इतना आर्टिकल आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है? हेलो, हमने जो अभी तक पढ़ा ये आजादी के समय का मसला चल रहा था। आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ था, कौन कौन यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे, उसका मसला चल रहा था। अब जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा आएगा आजादी के बाद अगर किसी देश का हम एक्विजिशन कर लेते हैं, किसी देश का किसी को किस तरीके से नागरिकता देंगे, अगर कोई हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है, रिफ्यूजी को किस तरीके से नागरिकता देंगे, इसके बारे में जो एक्ट है दैट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसका कुछ बात देखते हैं,
और उसके बाद फिर जो अभी करंट में मुद्दा चल रहा है उस पे आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में, ये करंट अफेयर में चल रहा है। तो दैट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का नागरिकता अधिनियम, ये कहलाता है नागरिकता अधिनियम 1955 का। इसमें क्या है, एक तो मसला का कब का था, उसमें हम लोग जो पढ़े वो 26 नवंबर 1949 तक का मसला था वहां पे। ठीक है, उस समय जो संविधान लागू हो रहा था, देश आजाद हुआ था, ताजा ताजा बातें उसमें उसमें लिखी गई थी। लेकिन इसमें इसके बाद संविधान लागू होने के बाद अगर बाद में भी कोई अगर नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है, दो बातें होंगी ना, नागरिकता लेना चाहता है या नागरिकता का त्याग करना चाहता है या फिर त्याग करना चाहता है, तो उसके लिए रूल्स। हाँ दीपक कुछ बोल रहे हैं? हेलो, ठीक है। तो सिटीजनशिप में दो बातें होंगी। नहीं सुन सिटीजनशिप में क्या होगी, दो बातें होंगी। पहला बात होगा कि एक्विजिशन, मतलब कि जो नागरिकता लेना चाहता है, और दूसरा क्या होगा कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब कि परित्याग करना चाहता है जो, और ये जो है कि क्या कहते हैं, प्राप्त करना चाहता है जो नागरिकता। तो नागरिकता प्राप्त करने के भारत में 5 रूल है, पता है आप लोगों में से किसी को? यस सर। क्या क्या है बताइए जरा। सर जन्म से हम नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, जन्म से ले वंश सकते हैं। वंश से ठीक है। ओके सर हम्म पंजीकरण से हम्म से देशीकरण और हम्म श्री विभाग को अपने से सॉरी भारत में मिला था। देशीकरण। के समावेशन द्वारा पंजीकरण। यस सर। और देशीकरण। पंजीकरण, देशीकरण और पंजीकरण। भारत में मिला था। और एक तो छूट गया। किसी भूभाग के भारत में अधिग्रहण। किसी देश विभाग के भाग को अधिग्रहण करने से क्षेत्र को मिलाते हैं। वो अच्छा सर, पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन हाँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया यस POI है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया ठीक है, ओरिजिन यस। एक है NRI, हाँ नॉन रेसिडेंट्स इंडियन। नॉन रेसिडेंट्स ठीक है, ऑफ तो इन दोनों को काट के जो मोदी जी ने मिला दिया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और POI, OCI और POI को मिला के सिर्फ POI बना दिया है। ये तो खत्म हो गया है, करीबन 2015 के आसपास ही OCI को खत्म कर दिया गया है। अभी दो ही बातें चलती है, NRI और POI। ठीक है, तो इतना इतना मोटा मोटी समझे कि POI मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि वो व्यक्ति का बाप दादा जो है कि इंडिया का ओरिजिन का था, लेकिन वो जाके वहां बसा तो बसा ही रह गया, इंडिया से कोई मतलब नहीं, उनका कोई नागरिकता वगैरह कुछ है नहीं। NRI मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो मतलब कि इंडिया में भी रहता है लेकिन कुछ दिनों के लिए जो है कि बाहर गया हुआ है रहने के लिए। बस इतना मोटा मोटी समझे, इसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही आसान है। ठीक है, हम टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं अपने मुद्दे पे कि अभी जो हंगामा चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है। तो हंगामा में क्या क्या चल रहा है भाई, एक तो जो बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है कि मुस्लिम का नागरिकता छीन लिया जाएगा, ये रूमर फैल गया है पूरा का पूरा। तो नहीं छीना जाएगा, कौन सा आर्टिकल तय कर रहा है बताइए? ये रूमर फैल गया है ना आपके समाज में ही, मान लीजिए, तो कौन सा आर्टिकल ये तय करेगा कि ये नहीं छीना आर्टिकल जाएगा? 5 सर आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 तय करेगा कि नहीं नहीं आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। दूसरा एक जो है कि क्या कहते हैं, एक रूमर और भी फैला हुआ है कि आपका हाँ, तमिलनाडु कह रहा है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तमिल सर नहीं, वो तो पहले से प्रावधान है कि मतलब इसमें सिर्फ सांसद ही विधि बना सकता हाँ, है, कानून बना तो सकता ये जो है कि है। तमिलनाडु का भी बात खत्म हो गया, गलत निकला। और जो है कि रूमर फैला हुआ है कि हमारे जो है कि माइनॉरिटी बंधुओं का नागरिकता छीना गया है, तो बिल्कुल नहीं छीना गया है, इसमें इस तरीके का कोई भी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हाँ बोलिए। जो है कि मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जैसे मुस्लिम मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, मुस्लिम में भी कुछ कम्युनिटी है, जैसे जैसे अहमदिया मुस्लिम, अगर सुन लीजिए क्योंकि बता रहे हैं। वो सर क्योंकि वो कंट्री तो मुस्लिम बहुल ही कंट्री है, तो वहां पे उन लोग मतलब इसमें ऐसे बोला गया है ना कि जो लोग वहां पीड़ित है, अल्पसंख्यक या जो भी उस कंट्री में है, तो उनको हेलो बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, तो ये बोला गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो मुस्लिम है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा।
तो ये कंट्री तो खुद ही मुस्लिम बहुल देश है सर। नहीं, मेरा सवाल तो ये है इस कि वहां पे जो अहमदिया मुस्लिम है पाकिस्तान में, उसके साथ भी प्रताड़ना हो रही है, तो क्या अहमदिया मुस्लिम को क्यों नहीं भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए? इसका क्रिटिसिज्म ये है क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों की समानता है, किसी धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं है। पाकिस्तान हो सकता है मुस्लिम कंट्री है तो वहां पे मुस्लिम धर्म के कुछ विशेषाधिकार हों, लेकिन वहां पे जो अहमदिया मुस्लिम के साथ प्रताड़ना हो रहा है उसको क्यों नहीं यहाँ पे समाहित किया गया है? ठीक है, ये हो रही है, ये बातें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है इसी मतलब कानून के। ठीक है, तो उसके बारे में ही आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज का बहुत मतलब कि आज का खबर है ये कि भारत सरकार ने एक क्लियरिफिकेशन दिया है। क्लियरिफिकेशन में क्या कहा गया है उसको हम समझा देते हैं, आपको जो है कि मुद्दा क्लियर हो जाएगा। पहला जो सीएए के बारे में भारत सरकार ने क्लियरिफिकेशन दिया है उसमें आज नोटिस में ये दिया गया है कि हम अपने देश के किसी भी मुसलमान का कोई नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। ठीक है, यह कानून सीएए, ये पॉइंट में लिखा गया है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, ठीक है, छीनने का नहीं, कि नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। ठीक है, लेने का नहीं। दूसरा उन्होंने ये क्लियरिफिकेशन लिख के दिया है। उन्होंने भी बताया है कि हमने इस कानून को क्यों लाया। इनका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है, इसको सुन लीजिए, ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा तर्क देने में, सरकार का जब आप पक्ष रखेंगे। तो उनका कहना है कि कुछ लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले, डेडलाइन इसका यही है, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे, लीगली या इलीगली, जिसका कि मैंने कल जिक्र कर दिया है। तो चूंकि वो हमारे देश में क्या हो रहा है कि सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में रह रहे हैं, सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में रह रहे हैं, मतलब उसके पास कोई नागरिकता नहीं है। तो हमारे देश में सर या तो वो सेकंड क्लास सिटीजन है, दोयम दर्जे के सिटीजनशिप के रूप में वो जिधर तिधर जो है कि जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, या फिर वो शरणार्थी के रूप में रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं जहाँ का कि हालात बहुत खराब है, लेकिन अब वो किसी भी सूरत में यहाँ भारत को छोड़ के अपने मूल देश में लौटना नहीं चाह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वो लोग जो आ गए हैं आपके यहाँ शरण मांगने के लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मतलब हमारा देश पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, तो क्या उसको शरण नहीं दिया जाना चाहिए? तो सरकार यह चाहती है कि जो लोग रिफ्यूजी के रूप में आए हैं, सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में आए हैं, रह रहे हैं हमारे देश में, जिस तरीके से इधर उधर मतलब उनकी जिंदगी कष्टदायक तरीके से चल रही है, तो सरकार चाहती है कि वो सम्मानजनक तरीके से हमारे देश में जो है कि वो रहे, हमारे देश में वो सम्मानजनक तरीके से रहे। ठीक है, तो ये जो है कि कहा गया है, उसको जब नागरिकता मिल जाएगी, आप देखिए सेकंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में रहने से क्या परेशानी हो रही है। उसको कोई संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है, उनको कोई मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो ये सारा अधिकार मिले और वो भी देश में रहे। तो इस कानून से सरकार क्या चाह रही है कि पुनर्वास एवं नागरिकता संबंधित बाधाएं को समाप्त करना चाह रही है। सरकार की मंशा क्या है? बाधाओं को समाप्त करना चाह रही है। ठीक है, और उन लोगों को जो हमारे देश में आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले तक, उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देना चाह रही है सरकार। ठीक है, एनआरसी अलग चीज है, सीएए अलग चीज है। जब आप सीएए को एनआरसी के साथ मिला के पढ़ेंगे, विवाद तब ज्यादा होता है। इस कानून में विवाद नहीं था उतना, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे सीएए प्लस एनआरसी दोनों को मिला के पढ़ने के बाद विवाद हो रहा था। ये एनआरसी का जिस दिन नोटिफिकेशन लागू होगा ना, विवाद उस दिन बहुत भयंकर वाला होने वाला है। फिर वही आएगा कि मेरे मतलब कि गोरधरा में दंगा हुआ, दंगा में मतलब कि आग लगा, आग में मेरा पेपर जल गया, तब दादाजी का खतियान हम कहाँ से लाएं। ये जो उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, हम दिल्ली में ही थे उस टाइम पे, तो और प्रोटेस्ट में क्या गजब प्रोटेस्ट होता है, मतलब देखने को बनता था। पूरा 2019 का जो प्रोटेस्ट है ना, 2019-20 का, हम जा करके देखे हैं। वो लाल किला पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, या यहाँ पे मतलब एक प्रोटेस्ट में जाते थे और देखते थे कि किस तरीके से वहाँ इंटरनेट बैन किया जा रहा था, मेट्रो को रोका जाता था, हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, फिर भी जाते थे और देखते थे, सीखते थे इन सब चीजों को। ठीक है, तो जब सीएए प्लस एनआरसी को मिला के पढ़ा जाएगा ना, तब जो है कि विवाद ज्यादा होगा। अभी तो विवाद कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सरकार का जो है वो पॉलिटिकल बातें अपनी जगह है, जो सरकार के फैक्ट हैं हमने उसको बता दिया है। इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। सरकार इसमें ये कहना चाहती है कि हम किसी अपने देश के किसी भी मुसलमान या किसी भी अल्पसंख्यक का नागरिकता नहीं छीनना चाह रहे हैं। सीएए नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं। ठीक है,
वैसे शरणार्थी जो मतलब कि हमारे देश में आ गए हैं, वो अपने देश में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। वो सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में, शरणार्थी के रूप में जिस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि वे सम्मानजनक तरीके से हमारे देश में रहे, उनको नागरिकता मिले, उनको संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा, उनको मतदान देने का अधिकार मिलेगा। यह कानून पुनर्वास एवं नागरिकता से संबंधित सभी बाधाओं को समाप्त करना चाह रही है और उन लोगों को नागरिकता देने का अधिकार जो है कि प्रदान कर रही है। ये है सीएए और एनआरसी। ये सीएए है, एनआरसी नहीं है। एनआरसी अलग होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता है, वो ज्यादा विवादित है, विवादित ये नहीं है। अपना बनाते हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बातें मेंस में लिखी जाए उस बात को हम अपने नोट्स में लिख के दे दें, ताकि आपको पढ़ने के बाद फिर ढूंढना नहीं पड़े कि हम इस पेपर में पढ़ेंगे, हम उस मैगजीन में पढ़ेंगे। बहुत दिमाग नहीं लगाना है। सर ने नोट्स बना के दे दिया, वो जाके छाप दीजिए। पिछले बार जो 69 बीपीएससी में अभी इसका मेंस हुआ है, जो करंट अफेयर पढ़ाए थे हम उस समय के कई सारे पढ़ाए गए करंट अफेयर डायरेक्ट वो टकराए हैं। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसके बाद 69 बीपीएससी का क्वेश्चन जो है कि वो देख सकते हैं। और इतने शानदार तरीके से पढ़ाए थे कि अगर कोई सिंपल भी पढ़ के गया होता ना, क्लास भी कर लिया होता और नोट्स भी पढ़ लिया होता, तो वो आंसर लिखने के लिए बिल्कुल एलिजिबल था। इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है। सारे रिकॉर्डिंग पिछले क्लास के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख लीजिएगा निकाल के, तब अंदाजा लगेगा कि करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ा जाता है, ना कि यूट्यूब पे जाकर के वो 1-1 घंटे का वीडियो देखा जाता है और बीच में 75 बार प्रचार उसके कोचिंग का। ठीक है, तो आज यही था। कॉपी चेक कर देंगे।